हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक किया था क्रिया, और क्रिया के अंदर ही हमने काल भी पढ़ा था। क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की आपकी क्रिया होती है, उनके कौन कौन से भेद हैं और किस किस आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, ये हमने पढ़ा। क्रिया को काल के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जो क्रिया है वो समय बताती है कि जो काम है वो किस समय में हुआ है। इसी के आधार पर हमने काल के भी 3 भेद किए थे, और आज की क्लास में हम विशेषण पढ़ेंगे। तो विशेषण पढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ जैसे मैंने कहा राम राम देखिए, राम खेलता है, राम खेलता है। ठीक है, ये एक वाक्य है। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपकी संज्ञा है। या फिर मैं राम की जगह क्या लिखूं, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। राम की जगह यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वे। यानी कि यहाँ पर ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो काम करने वाला यहाँ पर आपका ये संज्ञा है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। ये आपकी क्रिया है। ठीक है, ये आपका क्रिया है। अब मैंने कहा राम अच्छा खेलता है। मैंने यहाँ कहा राम अच्छा खेलता है। मैं 2 वाक्य लिखूंगी, और दोनों वाक्य में आपको पहचानना है कि आपका विशेषण क्या है, क्योंकि डाउट यहाँ पर किस चीज का रहता है। अब मैं यहाँ एक वाक्य लिख रही हूँ, राम अच्छा खेलता है, और दूसरा वाक्य मैंने लिखा राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो अच्छा शब्द है ये आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब जब तक हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अच्छा शब्द क्या है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि अच्छा, बुरा, मीठा, इस प्रकार के ये सभी शब्द क्या हैं आपके, ये आपके विशेषण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें वाक्य पर ध्यान देना है। वाक्य में क्या लिखा है, राम अच्छा खेलता है। विशेषण कहा जाता है किसको, मैं यहाँ थोड़ी सी छोटी परिभाषा लेके करके बता दूं पहले, और फिर हम इस वाक्य पर जाएंगे। विशेषण होता क्या है, विशेषण होता है आपका क्या, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, शब्द विशेषण कहलाते हैं। इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। अब आइए इस वाक्य पर। पहला वाक्य है राम अच्छा खेलता है, और दूसरा वाक्य है राम अच्छा लड़का है। दोनों ही वाक्य में आपका विशेषण नहीं है, शब्द एक ही है, लेकिन यहाँ राम अच्छा खेलता है। अब ये जो अच्छा शब्द है ये किसकी विशेषता है, क्या ये राम की विशेषता है? ये राम की विशेषता नहीं है, बल्कि ये खेलने की विशेषता है। और खेलना यहाँ पर क्या है, ये आपकी क्रिया है। ये आपकी क्या है, क्रिया है। ये आपका क्रिया है। यानी कि ये जो अच्छा शब्द है ये आपका विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेषण की परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये संज्ञा की विशेषता तो नहीं बता रही है। राम आपका यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर संज्ञा आपका क्या है, राम है। ये राम की विशेषता नहीं बताई इसने, शब्द वही था,
और यहाँ पर आप देखेंगे राम अच्छा लड़का है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि ये राम आपका क्या है? राम आपका संज्ञा है और राम की ही विशेषता बताई जा रही है। विशेषता राम की बताई जा रही है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अर्थात यहाँ पर ये आपका विशेषण है, ठीक है। और जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो इसको कहा जाता है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब विशेषता के भी प्रकार हैं। इसमें एक टर्म्स और है, एक शब्द मैं यहाँ पर और बताऊंगी आपको। देखिए, ये है आपका विशेषण, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ से, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये विशेषण की परिभाषा है, इसको आप लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके क्या? विशेषण। ठीक है। अब विशेषण के बाद यहाँ पर एक शब्द और आता है, विशेष्य। एक शब्द यहाँ पर आता है विशेष्य, और कई बार आपको विशेष्य पूछा जाता है, ठीक है। तो किसी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। किसी वाक्य में आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता वह आपका कहलाता है क्या? वह विशेष्य कहलाता है। वह आपका विशेष्य कहलाता है। जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, आम मीठा है। अब इस वाक्य में आप देखेंगे आम मीठा है, आम आपका संज्ञा है, ठीक है, और मीठा आपका विशेषण है। ये आपका विशेषण है। क्यों? क्योंकि आम कैसा है? आम आपका मीठा है, आम मीठा है, इसमें मीठा शब्द विशेषण बता रहा है। तो विशेष्य क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताई जा रही? कौन है मीठा? आम है। तो आम यहाँ पर आपका संज्ञा तो है ही, साथ में ये आपका विशेष्य भी है, ये आपका विशेष्य भी है। तो आम जिसकी विशेषता, किसी वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका विशेष्य कहलाता है। तो ये आपको लिखना है। चलिए इसको नोट करें। तो अब देखिए यहाँ पर हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण क्या है? यहाँ आपको दिख रहा है पर्वत, ठीक है, और हिमालय ऊंचा पर्वत है, हिमालय ऊंचा पर्वत है। इससे पहले आपने हिमालय देखा यहाँ पर, तो ये हिमालय पर्वत है। और यहाँ पर आपको क्या लिखा है, वाक्य क्या दिया है कि जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। ऊंचा पर्वत है, कौन है? हिमालय। हिमालय आपका क्या है? संज्ञा है, ठीक है। पर्वत का नाम आपको बताया था संज्ञा में, पर्वत पहाड़ी के नाम जो भी होते हैं वो सभी आपके संज्ञा में आते हैं। तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। कैसा पर्वत है? ऊंचा पर्वत है। तो विशेषता किसकी बताई गई है? पर्वत की, और पर्वत कौन है? हिमालय है। तो हिमालय की विशेषता बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
समुद्र विशाल है, समुद्र विशाल है। तो समुद्र का पिक्चर आपने देखा, यहाँ पर एक समुद्र का पिक्चर है और ये समुद्र कैसा है, विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, समुद्र विशाल है। इसमें एक वाक्य यहाँ दिया है, समुद्र विशाल है। तो समुद्र आपका संज्ञा है और विशाल शब्द किसके लिए बताया गया है, किसकी विशेषता बताई गई है, समुद्र की। तो यहाँ पर विशाल शब्द आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपकी क्या है, एक बुक है। ठीक है, यह किताब अच्छी है, इस किताब के बारे में बात हो रही है। यह किताब अच्छी है, किताब कैसी है, अच्छी है। अब यहाँ पर यह किताब ये आपका क्या है, यह किताब, किताब आपकी क्या है, कोई वस्तु है। तो किताब की विशेषता बताई गई है, कैसी है किताब, अच्छी है। ठीक है, इसलिए ये आपका विशेषण है, क्योंकि यहाँ किताब की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब देखिए, जो भी आपने इससे पहले पढ़ा, उपरोक्त उदाहरण में जो ऊंचा शब्द था, विशाल शब्द था और अच्छी आदि शब्द हिमालय, समुद्र एवं किताब की विशेषता बताते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। अब आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको पहले भी लिखा दिया था, लेकिन यहाँ से आप लिखें कि जो शब्द, इसको लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नहीं है, वो की लिखा है, इसको की लिखिएगा। ठीक है, ये रोंग है, यहाँ पर सर्वनाम की लिखे, यहाँ विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की। हमने इससे पहले आपको 2 वाक्य लिखकर बताए थे कि राम अच्छा खेलता है, शब्द को नहीं देखना है, हमने पूरे वाक्य को पढ़ करके समझना है। अब आपने रट दिया कि अच्छा शब्द आपका विशेषण है, मैंने कहा लड़का अच्छा है, आपने कहा अच्छा शब्द तो विशेषण है, लेकिन किसी वाक्य में आपको वो जो अच्छा शब्द है या जो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आप किसी और के लिए भी आ सकता है, हो सकता है वो संज्ञा या सर्वनाम के लिए ना हो। इसलिए मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखाने से पहले आपको 2 इस तरह के वाक्य लिखाए, ताकि आपको डिफरेंस पता हो, आप चीजों को समझें। ठीक है, आपको सिर्फ शब्दों को नहीं रटना है कि शब्द रट दिया, अच्छा शब्द आपका क्या है, आपका क्या है, ये आपका विशेषण है। जैसे यहाँ पर अच्छी लिखा है किताब के लिए, ठीक है, तो ये तो विशेषण होगा। लेकिन वहां क्या था, राम अच्छा खेलता है, तो वो जो विशेषण अच्छा शब्द है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए नहीं था, बल्कि वो खेलने के लिए था। और खेलना क्या है, क्रिया है, क्रिया पढ़ चुके हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण नहीं कहलाते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका नाम है क्रिया विशेषण। उसके नेक्स्ट जो आपकी लेक्चर होगा वहां पर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको आपने लिख लिया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर विशेषण के प्रकार, प्रकार का मतलब क्या हुआ, देखिए, हम किसी की जब विशेषता बताते हैं तो हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। मैंने कहा आपके पास जैसे कोई उदाहरण है, इससे पहले वाला उदाहरण, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राम के बारे में क्या बता रही हूँ कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ हम राम के बारे में क्या बता रहे हैं, राम के गुण के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, राम के गुण के बारे में, कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का। ठीक है, हो सकता है हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के उसकी जो विशेषता है उसकी क्वांटिटी बताएं, कितना है। हो सकता है हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो है उसके गुणों को बताएं। ठीक है, इसी के आधार पर आपका
जो सर्व विशेषण है उसके प्रकार भी हैं। अब कौन कौन से प्रकार के हैं, चलिए लिखेंगे यहाँ पर विशेषण के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो देखिए गांधी जी सत्याग्रही थे। गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, आप सभी जानते हैं गांधी जी को। तो कैसे व्यक्ति थे? सत्याग्रही। हम यहाँ गांधी जी के गुणों के बारे में बता रहे हैं और गांधी जी के बारे में बता रहे हैं क्योंकि गांधी जी आपके प्राणी किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम गांधी जी के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको आम का चित्र दिख रहा है और आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। तो यहाँ हमने आम क्या है? आपका संज्ञा है। आम की विशेषता बता दी। आम की विशेषता क्या है? कैसी है? कैसा है आम? मीठा है। ठीक है, इन दो उदाहरणों को लिखें कि गांधी जी सत्याग्रही हैं और आम मीठा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, घोड़ा काले रंग का है और गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ आपको पीछे गंगा और घोड़े का चित्र दिख रहा है। तो जो ये घोड़ा है वो कैसा है? वो काले रंग का है। घोड़ा क्या है? घोड़ा आपकी संज्ञा है। गंगा आपकी क्या है? पवित्र नदी है। गंगा भी आपकी क्या है? संज्ञा है। नदियों के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, घोड़ा कैसा है? काला है। तो यहाँ घोड़े के रंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि उसका गुण है। फिर गंगा आपकी कैसी है? पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं कि घोड़ा काले रंग का है, साथ में गंगा पवित्र है। घोड़े की विशेषता बताई गई है, कैसे रंग का है? काले रंग का है। तो काला शब्द यहाँ विशेषण है, वो भी आपका गुणवाचक। साथ में गंगा पवित्र नदी है। कैसी नदी है? पवित्र नदी है। तो देखिए अब इस चारों वाक्यों को लिखने के बाद आप लिखेंगे गुणवाचक जो आपका विशेषण है उसमें लिखेंगे उपरोक्त वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, आपने देख लिया उसमें क्या क्या है, वहां संज्ञा शब्दों के, इसको संज्ञा लिखें पूरा करें इसे संज्ञा, संज्ञा शब्दों के गुण, उसके रंग, रंग नहीं है इसमें अंग का मात्रा दीजिएगा ऊपर से, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। अतः जो शब्द, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे गुणवाचक विशेषण की। यहां से आपको लिखना है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो जो शब्द यहाँ से लिखिएगा गुणवाचक विशेषण में, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं? आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के रूप के बारे में, उसके गुणों के बारे में, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है ना, तो इस प्रकार से उसका आकार आप बता रहे हो कि वो किस आकार का है। जैसे कि आपको यहाँ पर समुद्र विशाल है, तो समुद्र क्या है? विशाल है। ठीक है, रंग कैसा है? हमने घोड़े की बात की कि घोड़ा काले रंग का है। उसका स्वाद कैसा है? आम मीठा है। कैसा है? उसका स्वाद भी इसमें आ जाता है। तो ये सभी शब्द इसमें आ जाते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो देखिए आपका विशेषण का पहला प्रकार है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलो चावल। अब आप 1 किलो चावल की बात कर रहे हैं, 1 किलो चावल आपका किस में आ जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरी आप इसका प्रकार लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखिए 1 किलो चावल, अब यहाँ चावल के परिमाण की बारे में बताया गया है, उसकी मात्रा के बारे में बताया गया है कि कितने हैं चावल? 1 किलो चावल। ठीक है, तो यहाँ 1 किलो चावल हो गया। साथ में देखिए
4 मीटर रस्सी, 4 मीटर रस्सी। तो यहाँ रस्सी के जो क्या है उसकी नाप और मात्रा का यहाँ पर क्या होता है, बोध होता है। अब यहाँ पर रस्सी की माप के बारे में बताया गया है, 4 मीटर रस्सी, और इसमें चावल की मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा और ये आपको नाप करके बताया गया है। ठीक है, दो चीजें हो गई। हेडिंग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, साथ में आप लिखेंगे, आप नेक्स्ट थोड़ा तेल। ठीक है, ये है आपका थोड़ा तेल और बहुत पानी, थोड़ा तेल और बहुत पानी। ये दो उदाहरण आपके किस में आ जाते हैं, थोड़ा तेल और बहुत पानी। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उसे आप परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपने हेडिंग डाला, साथ में इसके 2-3 उदाहरण लिखे। अब आप लिखेंगे जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, हमने रस्सी को नापा। ठीक है, हमने किसको, चावल को तोला, और मात्रा आप बताएंगे तो मात्रा में आपका कुछ आ जाएगा और बहुत। ठीक है, तो ये मात्रा हो जाएगी। आपने नाप तोल किया, आपने उसकी मात्रा बताई, वो सभी आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आता है। तो इसको आप लिखेंगे, हेडिंग डालिए परिमाणवाचक और विशेषण। अब आप देखिए, जब आप नाप तोल करेंगे तो आपको एक तो निश्चित नाप तोल दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित नाप दिया जाएगा, निश्चित आपको तोल करके दिया जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपको निश्चित नाप या निश्चित तोल या निश्चित मात्रा आपको नहीं दी जाएगी। तो इसी के आधार पर जो आपके परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी दो इसके क्या है, भेद है। तो इसके भेद कौन कौन से हैं, आइए इसके दो भेद हैं, लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद। कौन कौन से वो दो भेद हैं, इसके कुछ उदाहरण समझें और फिर आप देखिए। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पर एक रस्सी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, अब इस रस्सी में इसकी निश्चित नाप करके आपको बता दिया गया है कि 4 मीटर रस्सी। ठीक है, इस कप में आपको क्या दिख रहा है, दूध दिख रहा है, और इसकी जो मात्रा है वो आपको बता दी गई है कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। ठीक है, तो हेडिंग डालिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर एक रस्सी आपको दिख रही है, और अब यहाँ ये रस्सी जो है आपको निश्चित मात्रा, इसका जो नाप है वो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कुछ रस्सी ऐसा नहीं दिया है, आपको ये 4 मीटर रस्सी दी है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। साथ में 1 लीटर दूध है, यानी कि ये आपको फिक्स दे रखा है, निश्चित है इसकी मात्रा, तो यहाँ पर ये आपका निश्चित परिमाणवाचक के अंदर आता है। साथ में यहाँ पर देखिए 5 किलो चावल, ये भी आपको फिक्स है, निश्चित है। साथ में एक बाल्टी यहाँ पानी रखा हुआ है, तो इसमें भी 1 बाल्टी पानी, ये भी आपके पास निश्चित मात्रा में है। ठीक है, तो चारों उदाहरण आप लिखेंगे कि 4 मीटर रस्सी, 1 लीटर दूध, 5 किलो चावल, 1 बाल्टी पानी। ठीक है, अब आप समझ गए। अब आप लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में 4 मीटर, 1 लीटर, 5 किलो आदि शब्द आपका कपड़ा के लिए या रस्सी के लिए, दूध आदि संज्ञाओं का निश्चित परिमाण या मात्रा बताते हैं। यहाँ पर जो भी आपको दिया है वो निश्चित मात्रा में है। ठीक है, अतः जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण, नाप तोल का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करें, और साथ में इससे पहले जो 4 उदाहरण आप लिख चुके हैं उसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। पहला
आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर देखिए, कुछ सब्जी, थोड़ा दूध और बहुत पानी। कुछ सब्जी, थोड़ा दूध और बहुत पानी। ठीक है, अब ये दूध की मात्रा कितनी है, सब्जी का कोई फिक्स यहाँ पर आपको तोल करके नहीं बताई गई है कितनी सब्जी है, कुछ सब्जी रख दी गई है। फिर यहाँ पर बहुत पानी है, वो बहुत कितना है, एक निश्चित मात्रा इसकी यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये आपका किसमें आ जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्यों कहा है, क्योंकि इनको आप नाप तोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है। अब देखिए, समुद्र का जो पानी है इसको तो आप नहीं तोल सकते हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए दे दिया गया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको कोई बड़े से बर्तन में दिया होता और फिर आपको कहा जाता बहुत पानी। ठीक है, तो ये आपका क्या बताता है, आप इन तीन उदाहरणों को लिखेंगे और फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे कि उपरोक्त वाक्य में कुछ, थोड़ा, बहुत आदि शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। अतः जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 5 पेंसिल हैं, साथ में 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। ड्रॉ लिखें नीचे, आप यहाँ बिंदी लगा दें। तो 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संख्या बताई जा रही है 5, 3, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और यहाँ उदाहरण हैं, जिसमें कि बगीचे में बहुत फूल हैं और 2 लड़के पढ़ रहे हैं। 2 लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप बिंदी रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इससे पहले उदाहरण में आपने क्या देखा, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बगीचे में बहुत फूल हैं और 2 लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये सभी जो है आप देख पा रहे हैं उपरोक्त वाक्य में 5, 3, 2 आदि शब्द जो हैं संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से परिमाणवाचक आपके 2 प्रकार के, उसके 2 भेद हैं, ऐसे ही यहाँ पर संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं। ठीक है, पहला भेद जिस प्रकार से निश्चित आपका क्या था, परिमाणवाचक, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर एक निश्चित संख्या के बारे में बताई जाएगी और अनिश्चित आएगा तो वहां पर अनिश्चित जो है संख्या के बारे में बताई जाएगी। जैसे 2 हिरण घूम रहे हैं, तो यहाँ पर 2 शब्द निश्चित है, साथ में यहाँ पर देखिए नीचे 3 हाथी जा रहे हैं, तो निश्चित संख्या के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखेंगे आप, खेत में 3 मोर हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है हिरण, हाथी, मोर आदि जो है, हिरण, हाथी, मोर आदि की निश्चित संख्या का बोध करते हैं। अतः जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पर विशेषण का भेद आ जाता है, इसी का दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। जुलूस में बहुत लोग हैं, अब लोग कितने हैं, बहुत। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि परिमाणवाचक का निश्चित और अनिश्चित में क्या डिफरेंस है। देखिए, परिमाणवाचक को आप गिन नहीं पाएंगे और जो आपके संख्यावाचक हो जाएगा उसके क्योंकि 2 भेद हैं। अब आपको वाक्य में भले ही यहाँ पर जुलूस में बहुत लोग हैं, अब आप कहेंगे कि मैम आपको अनिश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, क्या इसमें अंतर है।
तो देखिए जो भी संख्यावाचक होगा वो चाहे अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो, निश्चित तो आपको निश्चित दिया जाएगा, लेकिन अनिश्चित संख्याओं को भी आप काउंट कर सकेंगे, उनको भी आप गिन सकेंगे। जैसे जुलूस में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ये तो अनिश्चित बात बता रहा है, लेकिन क्या आप इनको गिन नहीं सकते हैं? आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास संख्यावाचक में आएगा उनको आप गिन सकते हैं। साथ में यहाँ पर मेले में भीड़ अधिक है, अब क्या आप उस भीड़ को नहीं गिन सकते हैं? आप उसको गिन सकते हैं। हो सकता है दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन ये भले ही ये वाक्य आपको क्या बता रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, लेकिन इसको आप गिन सकेंगे। ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट एक भेद आपका रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।